साथियों नमस्कार। गिरीश चंद पांडे पुनः आपके समक्ष एक ज्वलंत मुद्दा लेकर आया हूं और आज का मेरा मुद्दा है ग्लोबल वार्मिंग पर 195 देशों का मंथन और भारत, यानी जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से संबंधित यह मुद्दा है जिससे हम सभी प्रभावित हो रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन की यह समस्या जो है वैश्विक है, दिन प्रतिदिन विकराल होती जा रही है। वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए अध्ययन एवं शोध में भी इस ओर बराबर ध्यान आकृष्ट किया जाता रहा है। इसीलिए इससे निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर समय समय पर शिखर सम्मेलन होते रहे हैं। यहाँ पर मैं शिखर सम्मेलनों में लिए गए निर्णयों एवं पहलकदमियों के साथ ही भारत की भूमिका के बारे में आपको अवगत कराऊंगा। साथियों, यह मुद्दा बहुत व्यापक है, कोशिश रहेगी कि मैं ज़्यादा विस्तार में न जाऊं, लेकिन उसके बावजूद जो परम आवश्यक जानकारी है वह मैं आपको दूंगा ही। इसलिए इस वीडियो के लंबा होने की स्थिति के बावजूद कृपया अंत तक इसे जरूर करें, जरूर देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथियों, मार्च 2023 में जलवायु परिवर्तन प्रभाव अनुकूलन और जोखिम पर आईपीसीसी की छठी रिपोर्ट सामने आई है। इससे पहले हम उस रिपोर्ट की चर्चा करें, यह जान लेना आवश्यक होगा कि आखिर आईपीसीसी है क्या और इसकी रिपोर्ट का महत्व क्या होता है। उल्लेखनीय है कि अंतर सरकारी जलवायु परिवर्तन पैनल इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी संस्था है जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और भविष्य के खतरों का आकलन करती है, साथ ही इससे होने वाले नुकसान को कम करने के विकल्पों को भी सुझाती है। समय समय पर इसकी रिपोर्टें जारी होती रही हैं। अब तक इसकी 5 रिपोर्ट सामने आ गई हैं और इन रिपोर्टों से भविष्य की योजनाएं बनाने में मदद मिलती है। इसकी 5वीं रिपोर्ट 2014 में आई थी। उसी रिपोर्ट के आधार पर पेरिस में संपन्न जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में प्रतिबद्धता व्यक्त की गई थी कि सदी के अंत तक ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर बनाए रखा जाएगा। इसके अलावा पेरिस समझौते में तय किया गया था कि ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व औद्योगिक स्तर की तुलना में 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने की हर संभव कोशिश करनी होगी। इसलिए आईपीसीसी की रिपोर्ट का महत्व स्वयं सिद्ध है। अब इसी क्रम में जो यह रिपोर्ट आई है आईपीसीसी की, उसमें जलवायु परिवर्तन के संबंध में दुनिया भर में हुए कई शोध जो है भविष्य की भयावह तस्वीर पेश कर रहे हैं। इस रिपोर्ट को 195 देशों के प्रतिनिधियों ने स्विट्जरलैंड के इंटरलेकन शहर में 13 से 17 मार्च 2023 को अंतिम रूप दिया था और इस रिपोर्ट में 2015 से लेकर अब तक के वर्षों की रिपोर्ट का जो है सारांश यानी सिंथेसिस रिपोर्ट भी जो है इसमें दी गई है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन के नुकसान को रोकने के लिए मानवता के पास अभी भी एक मौका है। इसलिए 2035 तक कार्बन प्रदूषण और जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल के उपयोग को लगभग 2/3 कम करने की जरूरत है। रिपोर्ट में मौजूदा नीतियों से और तापमान बढ़ने की आशंका व्यक्त करते हुए यह कहा गया है कि यदि आवश्यक कदम नहीं उठाए गए तो धरती का कार्बन बजट शीघ्र समाप्त हो जाएगा। साथियों, अभी तापमान के 1.1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाने की बात भी कही गई है रिपोर्ट में और इसके 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ने की स्थिति में मानवता पर गंभीरतम दुष्प्रभाव का भी इसमें संकेत है। यूएन प्रमुख एंटोनियो गुतारेस ने कहा है कि मानवता बर्फ की एक पतली परत पर टिकी है और यह बर्फ जो है बहुत तेजी से पिघल रही है। उनका संकेत जलवायु संकट से ही था। Humanity is on thin ice and that ice is melting fast. Humans are responsible for virtually all global heating over the last 200 years. The rate of temperature rise in the last half century is the highest in 2000 years. Concentrations of carbon dioxide are at their highest in at least 2 million years. आईपीसीसी की जो एसपीएम यानी समरी फॉर पॉलिसी मेकर है, उसमें भी पूरी तरह यह स्वीकार किया गया है कि जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन के लिए स्वदेशी और स्थानीय ज्ञान का बहुत महत्व है।
आईपीसीसी की रिपोर्ट पुष्टि करती है कि जलवायु परिवर्तन का कारण जो है भयंकर उत्सर्जन है, जिसके गंभीर दुष्परिणाम हो रहे हैं। रिपोर्ट में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि अनुकूलन की कार्रवाई करने की फौरन जरूरत है और इसी तरह जलवायु परिवर्तन में कमी लाने की भी बेहद जरूरत है। इसके अलावा जोखिम पैदा करने वाले गैर जलवायु उत्प्रेरकों को भी कम करना जरूरी है ताकि अनुकूलन को प्रोत्साहित किया जा सके। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की तेज प्रगति से अनुकूलन संबंधी जो क्षमता है उसको बढ़ाने में मदद मिलेगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अनुकूलन का प्रभाव और उसकी सीमाएं पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री तापमान से अधिक हो जाएगी। ऐसी स्थिति से बचने के लिए विकसित देशों को चाहिए कि वे अपना उत्सर्जन कम करें तथा 2050 तक उसे शून्य के स्तर पर ले आए। वर्ल्ड बैंक का आकलन है कि 2030 तक भारत में 16 से 20 करोड़ से अधिक लोग घातक गर्मी की चपेट में आ जाएंगे और 2037 तक 8 गुना ज्यादा एसी होने की बात भी कही है, एसी एयर कंडीशंस। इसलिए स्वाभाविक है कि एसी की वजह से 435% ग्रीन हाउस गैस में बढ़ोतरी होगी, जो जलवायु परिवर्तन के लिए कितनी घातक होगी वह सर्वज्ञात है, उसे यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है। यही नहीं, 2030 तक मौसम के चलते 3 से 5 करोड़ लोगों की नौकरी पर संकट के बादल मंडराने की बात भी रिपोर्ट में कही गई है और कृषि की भूमिका को पहचाना गया है और अनुकूलन में खाद्य सुरक्षा को बहुत महत्व दिया गया है। जहां तक भारत का संबंध है, भारत ने इस रिपोर्ट का स्वागत करते हुए कहा है कि यह रिपोर्ट समानता और जलवायु न्याय यानी इक्वलिटी एंड क्लाइमेट जस्टिस के लिए भारत के आह्वान की पुष्टि करती है। यानी इन दोनों बिंदुओं पर भारत बराबर वैश्विक समुदाय से को आगाह करता रहा है, आह्वान करते रहा है। साथ ही इसमें अनुकूलन, हानि और क्षति के वित्त पोषण और तुरंत उसमें कमी लाने के लिए विकसित देशों के को जो है नेतृत्व करने का जो आह्वान किया गया है उसके प्रति भी भारत ने सकारात्मक प्रतिक्रिया अपनी दी है। भारत जलवायु अनुकूल विकास के रास्ते पर चल रहा है और उसने सतत संसाधन दक्ष विकास पथ पर आगे बढ़ने की अपनी दृढ़ता दिखाई है। भारत जानता है कि उसे जलवायु खतरों के विभिन्न प्रकारों का बराबर सामना करना पड़ता है और इसलिए भारत में जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर बहुत जोखिम है। प्रसंगवश यहाँ यह भी ध्यान में रखना जरूरी है कि चीन, अमेरिका और यूरोपीय संघ दुनिया में जो है शीर्ष 3 कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक देश हैं, लेकिन भारत दुनिया भर में ग्रीन हाउस गैसों के कुल उत्सर्जन में 4% के साथ चौथे स्थान पर है। साथियों, यह भी ध्यान में रखना यहाँ पर जरूरी है कि भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन केवल 1.9 टन है, जबकि अमेरिका का 15.5 टन, रूस का 12.5 टन और चीन का 8.1 टन है। तो इससे भी हम भारत का स्थिति क्या है कार्बन उत्सर्जन में उसका अनुमान लगा सकते हैं। भारत मानता है कि भावी रिपोर्टों को सॉल्यूशन स्पेस को मजबूत करना चाहिए, यानी जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए भारत चाहता है कि जो भी आवश्यक समाधान हैं उन पर संयुक्त प्रयास के जरिए आगे बढ़ा जाए, जैसे फॉसिल फ्यूल पर अपनी निर्भरता को समाप्त करना, बेहतर ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा, टिकाऊ परिवहन, टिकाऊ भवन निर्माण, बेहतर वानिकी प्रबंधन और टिकाऊ खेती, महासागरों का संरक्षण और औद्योगिक स्तर पर समाधान जैसे कदमों को उठाने की दरकार है, ऐसा भारत का कहना है। साथियों, इसके अलावा दक्षता, लागत तथा लाभों के बारे में समग्र ज्ञान की तरफ कदम बढ़ाने की बात भी भारत ने कही है। भारत दृढ़ता से विश्वास करता है
कि जलवायु परिवर्तन वैश्विक सामूहिक कार्रवाई समस्या है जिसे केवल अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा बहुपक्षीय आधार पर ही हल किया जा सकता है। इसके अलावा यह भी ध्यान देने योग्य है कि भारत ने विकसित देशों से कहा है कि यदि विश्व धरती को विनाशकारी परिवर्तनों से बचाना चाहता है तो विकासशील देशों में वित्त और प्रौद्योगिकी अवश्य होनी चाहिए, यानी विकसित देशों को विकासशील देशों का इन दोनों क्षेत्रों में वित्त और प्रौद्योगिकी में सहयोग करना चाहिए। आज भयंकर जलवायु संकट के बीच दुनिया के अधिकतर देशों ने इस यथार्थ को स्वीकार कर लिया है कि भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय कारोबारी बिरादरी से अलग थलग होने से बचने के लिए देर सवेर उन्हें कार्बन न्यूट्रल होना पड़ेगा और अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करना ही होगा। साथियों, यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य है कि यूरोपीय संघ, जापान, कोरिया गणतंत्र सहित 110 से ज्यादा देशों ने 250 तक कार्बन न्यूट्रलिटी पाने की वचनबद्धता व्यक्त की हुई है। चीन ऐसा 2060 तक कर लेगा, भारत 2070 तक 2070 तक ही ऐसा कर पाएगा। लेकिन जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए भारत के सतत प्रयास जारी हैं और यूरोपीय संघ ने तो उन आयातों पर भी अब कार्बन टैक्स लगाने की बात कही है जिनके निर्माण में एक निर्धारित सीमा से ज़्यादा उत्सर्जन होता है। इसी प्रकार बाइडेन प्रशासन ने भी अमेरिका के पावर प्लांटों के ऑपरेटर्स को साफ निर्देश दिया है कि उन्हें उत्सर्जन को रोकने के उपाय करने ही होंगे। इन पावर प्लांटों का कुल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में लगभग 31% का योगदान है। तो निसंदेह ये एक अच्छी पहल है बाइडेन प्रशासन और यूरोपीय संघ की ओर से। साथियों, ऐसे में मजबूरन ही सही विभिन्न देशों के समक्ष अब जो है जीवाश्म ईंधनों के उपभोग उत्पादन पर कड़ी कार्रवाई करने की चुनौती होगी। यहाँ ध्यान देने योग्य है कि विश्व में करीब 85% जो है ऊर्जा जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम और गैस से प्राप्त की जाती है। साथ ही लोहा, इस्पात, एल्युमिनियम, सीमेंट, बिजली, हाइड्रोजन, उर्वरक, रसायन के उद्योग भी जो है कार्बन इंटेंसिव हैं, यानी इनसे कार्बन उत्सर्जित होता है। एक अनुमान के अनुसार इनसे करीब 20% कार्बन उत्सर्जन होता है। साथियों, भारत बराबर इस बात पर जोर देता रहा है कि 2020 तक विविध स्रोतों से $100 अरब जुटाने की विकसित देशों ने जो वचनबद्धता की थी विकासशील देशों के प्रति, वह अभी तक पूरी नहीं की जा सकी है। इसलिए विकसित देश तुरंत इस पर कार्रवाई करें। भारत का मानना है कि इस मुद्दे का समाधान पारदर्शिता और विश्वास एवं ठोस पहलकदमियों के बूते ही हो सकता है। तभी रचनात्मक बातचीत जो है आगे बढ़ सकती है और शिखर सम्मेलनों एवं बहुपक्षीय वार्ताओं के ठोस परिणाम सामने आ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ यह भी ध्यान में रखना आवश्यक होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 31 अक्टूबर से 12 नवंबर 2021 को स्कॉटलैंड, ब्रिटेन के ग्लासगो शहर में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में विश्व समुदाय को पंचामृत के 5 लक्ष्यों या कहें कि मंत्रों की सौगात दी थी। फ्रेंड्स, क्लाइमेट चेंज पर इस वैश्विक मंथन के बीच मैं भारत की ओर से इस चुनौती से निपटने के लिए 5 अमृत तत्व रखना चाहता हूं, पंचामृत की सौगात देना चाहता हूं। पहला, भारत 2030 तक अपनी नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा, भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। तीसरा, भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। चौथा, 2030 तक भारत
अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। और पांचवा, वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। ये पंचामृत क्लाइमेट एक्शन में भारत का एक अभूतपूर्व योगदान होंगे। मोदी का पहला मंत्र यह था कि भारत 2030 तक अपनी जीवाश्म रहित ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा मंत्र अपनी ऊर्जा जरूरतों का 50% जो है नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करेगा। और तीसरा मंत्र कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कटौती करेगा। और चौथा, भारत इस अवधि तक अपनी आर्थिकी तंत्र में कार्बन इंटेंसिटी को 45% तक कम करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण पांचवा मंत्र यह था कि वर्ष 2070 तक भारत शून्य कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य है वह हासिल कर लेगा। भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में जलवायु परिवर्तन से लड़ने में जबरदस्त काम किया है। इसके लिए कई पहलें की गई हैं, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा अनुकूल अवसंरचना के लिए गठबंधन, वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड तथा अनुकूल द्वीपीय राज्यों के लिए अवसंरचना जैसी पहलें शामिल हैं। साथियों, इसके अलावा 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य को 500 गीगावाट तक करने, महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन तथा आर्थिक विकास के मद्देनजर अपने प्रयासों को उत्सर्जन से अलग करने का लक्ष्य भी भारत ने निर्धारित किया है। 19,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट वाले राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य जो है भारत को दुनिया में हरित हाइड्रोजन का अग्रणी उत्पादक और आपूर्तिकर्ता बनाना है। जबकि राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति के तहत भारत ने बायो एथेनॉल के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसे कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए पेट्रोल के साथ मिश्रित किया जाएगा। और वर्तमान में पेट्रोल में 10% एथेनॉल यानी 10% एथेनॉल 90% पेट्रोल मिलाया जाता है। और सरकार 2025 तक इस मात्रा को दोगुना करने की सोच रही है। पहले यह जो समय था 2030 था, लेकिन इस समय सीमा में अब जो संशोधन किया गया है उसका कारण यह बताया गया है कि कच्चे एथेनॉल की जो आवक है उसमें तेजी आई है। तो यह भी एक शुभ संकेत है इस अर्थ में कि इससे जहां एथेनॉल की मात्रा बढ़ेगी, जलवायु परिवर्तन की समस्या से निजात मिलेगी, वहीं किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। साथियों, भारत 2040 तक एथेनॉल की वैश्विक मांग में 25% हिस्सेदारी करने की राह पर आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने जैसा पहले कहा 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को पहुंचने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है और इसमें यह सहायक होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2021 को भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन ऊर्जा मिशन का शुभारंभ किया था। मैं आज इस तिरंगे की साक्षी में नेशनल हाइड्रोजन मिशन की घोषणा कर रहा हूं। अमृतकाल में हमें भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट का ग्लोबल हब बनाना है। ये ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की एक नई प्रगति उसको आत्मनिर्भर बढ़ाएगा और पूरे विश्व में क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की नई प्रेरणा भी बनेगा। ग्रीन ग्रोथ से ग्रीन जॉब के नए नए अवसर हमारे युवाओं के लिए, हमारे स्टार्टअप के लिए आज दस्तक दे रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, 21वीं सदी का आज का भारत बड़े लक्ष्य गढ़ने और उन्हें प्राप्त करने का सामर्थ्य रखता है। आज भारत उन विषयों को भी हल कर रहा है जिनके सुलझाने में दशकों से, सदियों से इंतजार था।
4 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन GHM को स्वीकृति दे दी थी। और इस मिशन का उद्देश्य जो था 50 लाख मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित करने और वर्ष 2030 तक 125 गीगावाट की अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जो है पैदा करना है। यह मिशन न केवल भारत के जलवायु परिवर्तन संबंधी लक्ष्यों को हासिल करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह ऊर्जा का स्वच्छ और प्रचुर स्रोत मुहैया करा के देश की ऊर्जा सुरक्षा भी सुनिश्चित कर सकता है। GHM में परिकल्पना की गई है कि 2030 तक जो है सालाना जो कम से कम 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन की क्षमता की बात जो की गई है, इस प्रक्रिया में 8 लाख करोड़ डॉलर का निवेश करना होगा। कई विकसित देशों में हाइड्रोजन को ईंधन विकल्प के रूप में अपनाने को लेकर अहम तकनीकी सुधार हो रहे हैं और जापान का हाइड्रोजन कार्यक्रम तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति में है। तो इसलिए भारत को GHM के हिस्से के रूप में उन देशों के साथ सहयोग करना चाहिए, उन देशों के अनुभवों का लाभ उठाना चाहिए जो इस क्षेत्र में अग्रणी हैं। इसके अलावा साथियों, यहाँ हम यह नहीं भूल सकते कि भारत का कृषि क्षेत्र जो है एक ऐसा महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहाँ जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त करने के लिए खेती की आधुनिकतम तरीकों को अपनाना आज समय की मांग है। क्योंकि अधिक पैदावार प्राप्त करने के लालच में जब किसान जल, मृदा, उर्वरक और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग करता है तो उससे क्या है, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है और जो जलवायु परिवर्तन की समस्या को बढ़ाने में योगदान देता है। विशेषज्ञों का तो यहाँ तक कहना है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से 2030 तक वैश्विक कृषि उत्पादकता में 17% तक कमी आ सकती है। निसंदेह यह स्थिति भयानक है, गंभीर है। तो यही नहीं, यहाँ पर एक शुभ संकेत यह है कि हमारे भारत में अभी 7 लाख हेक्टेयर से अधिक खेती को सूक्ष्म सिंचाई के तहत कवर किया जा चुका है। इस संबंध में भारतीय किसानों की हमें सराहना करनी चाहिए कि वे कार्बन उत्सर्जन को घटाने की जो वैश्विक मांग है उसके अनुरूप इस दिशा में बेहतर योगदान देकर विश्व के समक्ष एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। यही नहीं, इन किसानों ने सौर पंपिंग सेट में भी गहरी रुचि प्रदर्शित की है और इस संबंध में केंद्र सरकार का भी सहयोग उनके लिए है। आज गांव जो है सौर ऊर्जा से जगमग तो हो ही रहे हैं और ग्रामीण लोग अपनी अतिरिक्त सौर ऊर्जा को खुले बाजार में बेचकर अतिरिक्त आय भी प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा भारत की समग्र और प्रति व्यक्ति मौजूदा उत्सर्जन जो है अभी, जैसे हमने पहले भी कहा, उल्लेखनीय रूप से कम है तथा विश्व कार्बन बजट में उसकी हिस्सेदारी से तो काफ़ी नीचे है, जैसा पहले मैंने भी उल्लेख अभी किया है। तो साथियों, वैश्विक जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना करने के जो भारत के प्रयास हैं वे पेरिस समझौते के लक्ष्यों के अनुकूल हैं। भारत टिकाऊ एवं समावेशी आर्थिक वृद्धि के लिए ऊर्जा आत्मनिर्भरता को आवश्यक मानता है, लेकिन उसके ध्यान में यह भी जरूर है कि अब भारत जो है अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए जो अभी तक बाहरी स्रोतों पर निर्भर है, यानी 90% तेल पर और 80% कोयला जो है भारत आयात करता है, उसको उस पर नियंत्रण लगाने के लिए आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है, ऐसा भारत का मानना है। और उस दिशा में भारत क्रियाशील भी है, क्योंकि आयात से देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ता है और जो आगे जाकर अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर डालता है। साथियों, ऊर्जा आत्मनिर्भरता घरेलू उद्योगों के विकास, रोजगार सृजन और तकनीकी नवाचार में भी उत्प्रेरक की भूमिका निभाती है। यानी इन तीनों क्षेत्रों में जो है इससे हमें सहयोग मिलता है। और इसके अलावा यहाँ
यह भी ध्यान देने योग्य है कि केवल इलेक्ट्रिक परिवहन की दिशा में बढ़कर ही भारत 2047 तक तकरीबन 2.5 ट्रिलियन डॉलर तक की बचत करने में सक्षम हो सकता है। यह एक अनुमान है और इसलिए भारत ने पिछले 9 वर्षों के दौरान अक्षय ऊर्जा के मोर्चे पर जो है उल्लेखनीय प्रगति भी की है। इन वर्षों में सरकार ने देश के अक्षय ऊर्जा ढांचे का खासा विस्तार किया है और जिससे स्वाभाविक है कि अक्षय ऊर्जा में महत्वपूर्ण भारत की पहलकदमी है। भारत ने 31 दिसंबर 2022 तक 167.75 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने में सफलता प्राप्त की, जो बहुत विविधतापूर्ण भी है। यानी इसमें 63.30 गीगावाट सौर ऊर्जा है, 46.85 गीगावाट लार्ज हाइड्रो पावर है, 41.93 गीगावाट पवन ऊर्जा है, 10.73 गीगावाट बायो पावर है, 4.94 गीगावाट स्मॉल हाइड्रो पावर है और 6.78 गीगावाट परमाणु बिजली क्षमता इसमें शामिल है। सॉरी साथियों, वहीं 78.75 गीगावाट की कुल क्षमता वाली अक्षय ऊर्जा से जुड़ी कई परियोजनाएं अभी निर्माणाधीन अवस्था में हैं। सौर ऊर्जा क्षमताओं के लिहाज से अगर हम देखें तो 16,340 मेगावाट की क्षमता के साथ राजस्थान शीर्ष पर है। उसके बाद 8,500 मेगावाट के साथ गुजरात दूसरे स्थान पर है और 7,885 मेगावाट के साथ कर्नाटक तीसरे स्थान पर है। यह भी उल्लेखनीय है कि 2022 में देश की सौर ऊर्जा बिजली उत्पादन क्षमता में 38% की वार्षिक वृद्धि के साथ यह 95.15 अरब यूनिट हो गई थी। भारत में सौर, पवन और बायोगैस जैसे अक्षय ऊर्जा के स्रोतों पर बड़े पैमाने पर हरित रोजगार अवसर उपलब्ध कराने की क्षमता है और इसी को ध्यान में रखते हुए निजी क्षेत्र के निवेश को भी आमंत्रित करने पर जोर दिया जा रहा है। चालू वित्त वर्ष के बजट में 2023-24 में शून्य कार्बन उत्सर्जन और ऊर्जा सुरक्षा पर बल देते हुए 35,000 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश का प्रावधान किया गया है। देश का वन क्षेत्र भी बढ़कर अभी करीब 2,220 वर्ग किलोमीटर हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान केवल चर्चाओं से नहीं होगा, बल्कि इसके लिए घर घर में व्यवहार परिवर्तन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन का मुकाबला केवल सम्मेलनों से ही नहीं हो, सम्मेलनों की मेज पर ही नहीं किया जा सकता। इस लड़ाई को हर घर में खाने की मेज पर भी लड़ना होगा। जब कोई विचार चर्चा की मेज से उठकर खाने की मेज पर पहुंचता है तो यह एक जन आंदोलन बन जाता है। निश्चित तौर पर यह एक महत्वपूर्ण संदेश है। 15 अप्रैल 2023 को विश्व बैंक के एक आयोजन में अपने वीडियो संदेश में भी मोदी का कहना था कि अरबों लोगों के छोटे छोटे प्रयासों के परिणाम बड़े बड़े हो सकते हैं। इस अवसर पर उन्होंने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मिशन लाइफ के माध्यम से भारत में पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को अपनाने पर भी जोर दिया था। लाइफ, यहाँ लाइफ मीन्स है, लाइफ का मतलब है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। तो साथियों, यह इस मिशन में जो है स्थानीय निकायों की भूमिका को रेखांकित किया गया है और उन्हें पर्यावरण अनुकूल जल और ऊर्जा संरक्षण, अपशिष्ट तथा ई कचरा प्रबंधन, प्राकृतिक खेती और मोटे अनाजों का संवर्धन करने की दिशा में काम करने का आह्वान भी किया गया है। लाइफ आंदोलन के बारे में उल्लेख करना यहाँ प्रासंगिक होगा कि 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री मोदी ने व्यवहारगत बदलाव की जरूरत के बारे में चर्चा की थी और कहा था कि मिशन लाइफ जो है अतीत से सीख लेता है, वर्तमान में संचालित होता है और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करता है। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल हमारे जीवन में बुनी गई अवधारणा है। यानी
इन तीनों का जो है हमारे जीवन से जो है गहरा नाता है। इसके अलावा अक्टूबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव और स्वयं मोदी ने नई दिल्ली में मिशन लाइफ का शुभारंभ किया था और उस समय भी मोदी ने कहा कि जन आंदोलन और व्यवहार परिवर्तन के मामले में भारत ने पिछले कुछ वर्षों में काफी कुछ काम किया है और उन्होंने इस संबंध में लिंग अनुपात में सुधार, व्यापक स्वच्छता अभियान और एलईडी बल्बों के उपयोग की महत्ता को भी रेखांकित किया था। यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य है कि भारत पहले ही 37 करोड़ से अधिक एलईडी बल्बों का वितरण लोगों को कर चुका है और जिनसे 3.9 बिलियन टन जो है कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है और निसंदेह जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने में भारत बराबर न केवल ठोस प्रयास कर रहा है बल्कि विश्व समुदाय के समक्ष भी अपने अनुभवों को बराबर बांटता रहा है। इसके बावजूद अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, लेकिन मुख्य रूप से हम यहाँ पर 9 बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। सबसे पहला बिंदु तो यही है कि भारत को कोयले के उपयोग में कमी करना बहुत जरूरी है क्योंकि यह सबसे अधिक कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है कोयला। दूसरा, इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग में तेजी लानी होगी। खुशी की बात है कि इस संबंध में काम हो रहा है। तीसरा, वनों की कटाई को रोकने के साथ ही वृक्षारोपण में तेजी लाना। इसके लिए पर्यावरण के प्रति लोगों की भागीदारी बढ़ाना जरूरी है। पर्यावरणीय मुद्दों को मुख्य धारा में यानी मेन स्ट्रीम में लाना बहुत आवश्यक है। यह सही है कि वृक्ष चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग जो है फोटोसिंथेसिस और बायोमास बढ़ाने में करते हैं, इसीलिए वे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड हटाने में प्रभावी रहते हैं। इनसे जमीन के भीतर कार्बन भंडारण भी होता है। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं आज जो है नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य पाने के लिए जंगलों से कार्बन कैप्चर का सहारा ले रही हैं। लेकिन पेड़ों पर ही हमें आश्रित नहीं होना होगा। इसलिए हमें 2023 के संयुक्त राष्ट्र की जलवायु वार्ताओं का नेतृत्व करने के लिए घोषित COP28 के मनोनीत अध्यक्ष जो हैं यूएई के उद्योग व एडवांस टेक्नोलॉजी मंत्री डॉक्टर सुल्तान अल जबेर, उनके वक्तव्य को हमें गंभीरता से यहाँ पर लेना होगा। उन्होंने 11 मई 2023 को 1500 से ज़्यादा वैश्विक पॉलिसी निर्माताओं, इंडस्ट्रियल लीडर्स, इनोवेटर्स को यूएई क्लाइमेट टेक कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा था कि आज उन तकनीकी समाधानों को ढूंढने की आवश्यकता है जो आर्थिकी तंत्र को कार्बन मुक्त या डिकार्बनाइज कर सकें। चौथा, जल संरक्षण के साथ ही अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर भी हमें जोर देना होगा क्योंकि समग्र तौर पर पर्यावरण में सभी प्राकृतिक संसाधन शामिल हैं। पांचवा, भले ही प्लास्टिक के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया गया है, लेकिन चोरी छिपे उसका उपयोग जारी है। उस पर कठोर निगरानी और दंडात्मक कार्रवाई की दरकार है। प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने में नाकामी की एक अन्य प्रमुख वजह यह दिखती है कि उनके सस्ते विकल्पों का पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाना। इस दिशा में शोध करने में ज़्यादा निवेश नहीं किया गया है। सरकार ने भी इस काम के लिए कोई वित्तीय या अन्य प्रोत्साहन नहीं मुहैया कराया। इसलिए जरूरत इस बात की है कि इस समस्या को समग्रता से निपटाने के लिए बहुमुखी रणनीति अपनाई जाए। ऐसे में उत्पादन से लेकर प्लास्टिक की बरामदगी, पुनर्चक्रण और निस्तारण तक को ध्यान में रखना होगा। इस दिशा में छोटे मोटे उपायों से काम नहीं चलने वाला, समग्रता में हमें इस पर ध्यान देना होगा। छठा, ई वेस्ट का सदुपयोग करके कचरे को कंचन बनाने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। खुशी की बात है कि इस दिशा में भी कार्य हो रहा है। कुछ ऐसी ही पहल त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में देखी गई। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में सिंगल यूज प्लास्टिक कचरे से 700 मीटर की सड़क बनाने की दिशा में काम हो रहा है
और प्लास्टिक कचरे और बिटुमेन यानी तारकोल सदृश पदार्थ को मिलाकर बनाई जाने वाली सड़कें उन जगहों के लिए काफी कारगर हैं जहां पानी भर जाता है। तो साथियों, इसके साथ ही यहाँ पे यह भी उल्लेखनीय है कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल जो है निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकेल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है, यानी इनसे हम यह काम कर सकते हैं। इसके अलावा आज करीब 500 ई वेस्ट रिसाइकलर्स जो हैं इस क्षेत्र से जुड़े हैं और बहुत सारे नए उद्यमियों को भी इसमें जोड़ा जा रहा है। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे रोजगार भी उपलब्ध कराया है। तो और यहाँ अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हम एक चीज़ और कहेंगे कि हर शहर में एक आधुनिक कचरा प्रबंधन प्रणाली होनी चाहिए और साथ ही आधुनिक अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र भी होना चाहिए। तो इससे भी हमें जो है ई कचरे से या अन्य कचरे से निजात पाने में सहायता मिलेगी। 7वां, जलवायु के मोर्चे पर जीत के लिए हमें पारंपरिक ज्ञान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गठजोड़ करना जरूरी है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत को जब हम स्थानीय ज्ञान से शामिल करते हैं तो उससे हासिल जो जानकारियां हैं वो जलवायु परिवर्तन से जुड़ी समस्याओं का ज़्यादा प्रभावी तरीके से समाधान करने में सक्षम होती हैं, सहायक हो सकती हैं। 8वां, भारत को सौर ऊर्जा गठबंधन की तरह ही वैश्विक स्तर पर हरित हाइड्रोजन गठजोड़ स्थापित करना चाहिए और वैश्विक पहल करनी चाहिए। इससे हाइड्रोजन को बढ़ावा मिलेगा। ऐसा करने से तकनीकी और वित्तीय संसाधन जुटाकर हम दुनिया भर में हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। और अंत में 9वें बिंदु के तहत हम रोजमर्रा की जिंदगी में ज़्यादा टिकाऊ वस्तुओं का उपयोग करें तो उससे भी पर्यावरण को सुरक्षित रखने में हम मदद कर सकते हैं। तो साथियों, ये मेरा आज का विचार था जो मैंने आपके समक्ष शेयर किया, बांटा। आप अपनी टिप्पणी अवश्य दें। पसंद, नापसंद, लाइक, डिसलाइक दोनों का मैं स्वागत करूंगा, क्योंकि दोनों से ही मुझे अपने विषय को और बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने में सुविधा मिलेगी। साथियों, यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कीजिएगा। और जो भी जानकारी आपके समक्ष लाता हूँ ज्वलंत मुद्दे हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थी के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं, इसलिए कृपया शेयर करें। और अंत में बाजार में मेरी कुछ पुस्तकें उपलब्ध हैं जिनका मैं लिंक दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यदि आप उनका अध्ययन करेंगे तो निश्चित तौर पर लाभान्वित होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मिलता हूँ अगले हफ्ते इसी दिन गुरुवार को। तब तक आप सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्नचित्त रहिए और बेसब्री से मेरे आने वाले ज्वलंत मुद्दे का इंतजार कीजिए। एक बार पुनः नमस्कार।